नहीं है, ये गद्दारी है देश के साथ। भारतीय न्याय संहिता नहीं है, ये भारतीय मनु संहिता है, ये भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संहिता है। ये कानून देश के लोगों से पूछ के नहीं बनाए, ये कानून आरएसएस के इशारे पे बने हैं। शासन में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए जो निरंकुश लोग हैं, बेईमान लोग जो हैं, जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, वो आवाजें दबाने के लिए उसका मिसयूज करते हैं। किया जाए, ये पिंजरा कानून है और ये कानून देश की पार्लियामेंट से देश के जनप्रतिनिधि भगाए गए, सस्पेंड किए। ये चोरी से पास किए हुए कानून है। 4 आदमी सबसे प्रमुख अपराधी हैं। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 सभापति। इसलिए तो झुक झुक के सलाम करते हैं। ये सब चोरी है। ये चोरी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती, गुंडागर्दी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। वो आवाजें दबाने के लिए उसका मिसयूज करते हैं। ये बंदरों के हाथ में उस्तरे पकड़ाने वाली बात है। बंदर के हाथ में जब भी उस्तरा आया है, किसी का मुंह कटा है। पार्लियामेंट दोषी है, पार्लियामेंट ने असंवैधानिक काम किया है। उनका मुखिया जो स्पीकर और सभापति है, इन्होंने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की। ये गद्दार लोग हैं। ये बेवकूफी से भरा हुआ कदम है। देश को इस तरह से डंडे के उस पर चलाना, जिस तरह वो सेंगोल रखा है उसको तोड़ना पड़ेगा डंडे को। ऐसी बदमाशी तो हिटलर भी नहीं कर पाया। इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी? देश के लोगों को और समझना चाहिए। ऐसे किसी भी आदमी, किसी भी सत्ता, किसी भी विचार को दफन करना होगा इस देश को। देश में नए कानून लागू हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये जो कानून है, इसको लेकर देश के कई राज्यों ने जो है गृह मंत्री को लेटर लिखा है कि इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाए, क्योंकि जब यह कानून लागू किया गया था तब उस समय 97 सांसद जो हैं संसद से निलंबित थे। इस बात को लेकर एक जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, थैंक यू। सर, जिस तरह से ये कानून लागू किए जा रहे हैं, 97 सांसद संसद में अनुपस्थित रहते हैं और कानून पास कर दिया जाता है, और जिस तरह से इसमें बदलाव है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहली बात तो ये कानून देश के कानून नहीं है। क्यों देश के कानून नहीं है? तो देश ने अपने प्रतिनिधियों को चुन के, क्योंकि ये देश का संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने अपने प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भेजे और पार्लियामेंट में उनके प्रतिनिधियों को किसी भी कानून पे चर्चा करने से, संवाद करने से, बोलने से, क्वेश्चन रेज करने से अगर रोका जाए तो उस कानून को देश का कानून नहीं कह सकते। हमारे यहाँ कुछ कानून बनाने की संख्या निश्चित जरूर है, मगर वो संख्या निश्चित तो बाद में होती है जब आप हेल्दी डिबेट और संवाद करते हैं, डिस्कस करते हैं, हर पहलू पे विचार विमर्श करते हैं कि कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए, किस तरह के केसेस देश में ज़्यादा हैं, क्या देश की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्या है, और कितने लोग किस तरह के अपराध में शामिल हैं, अपराध कौन सा अपराध, नया अपराध शामिल हो रहा है, टेक्नोलॉजी के आने से कौन से अपराध बढ़ रहे हैं, वो सारी बातें हैं। इसलिए कानून में साल दर साल समय के साथ हमें परिवर्तन करना ही होता है, और इसलिए परिवर्तन करने के लिए जो ये मानसिकता ने काम किया कि इनका नाम हिंदी में रख दिया जाए या ब्रिटिश काल के गुलामी का संकेत था, बहुत पुराने कानून थे ये। अरे बहुत पुराने कानून थे, वो कोई बिल्डिंग थी क्या? बिल्डिंग हो तो पुरानी पे तोड़ दी, नई संसद सभा बना दी, वो उसका अभी टूटने वाली नहीं वो। मगर अगर तुम्हारे को ब्रिटिश काल से इतनी नफरत हो, सबसे पहले तो चीज़ों को तोड़ना चाहिए, पूरे लुटियन जोन को, जहाँ लूट खसोट मची हुई है, जहाँ कहीं कहीं एकड़ के घर रहने के लिए दिए हुए हैं जनप्रतिनिधियों के, और जहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी गुलामी की निशानी है, जहाँ पे अंग्रेज वायसराय रहता था इस देश में या गवर्नर जनरल रहता था, तो उनको तोड़ना चाहिए, उनको खाली करना चाहिए। किताब कोई पुरानी किताब है, उसको बदल दें, मगर उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत सारा ऐसे के ऐसे नए कानूनों में इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके रख दिया, और इन पे बदलाव करने के लिए कुछ नहीं था। अब जब वही मैक्सिमम है, 95% हिस्सा वही रखना है, तो आपने उसी के अंदर नई सेक्शन सब सेक्शन जोड़ते ही रहते हैं हम। तो नाम भी अगर बदलना था तो इंग्लिश का नेम भी रहता, क्योंकि पूरा देश अब उनको समझता है, और हिंदी का भी नाम रख लेते। अब जो हिंदी के नाम रखे हैं, जो इतने मुश्किल नाम हैं, और लोग साउथ इंडिया में जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, ये उनके लिए उनके साथ अपराध है, ये उनके साथ हिंसा है, तो ये नॉनसेंस है। और फिर उससे पहले
इवन कोरोना के वक्त में चुपचाप चोरी से किसान कानून पास करना, ना किसानों को पता, ना किसान जो एमपी है उनको पता, ना उनका डिबेट में हिस्सा, ना कोई क्वेश्चन रेज हुआ, ना उस पर डिस्कशन डिबेट हुआ। ये सब चोरी है। ये चोरी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती, गुंडागर्दी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। इसलिए वो लॉ पे मुंह की खानी पड़ी। देश के किसानों को 1 साल 1.25 साल बैठे रहना पड़ा सड़कों पे, और कितने किसान, हजारों की संख्या में किसानों की हत्याएं हुई, मरे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सरकार। तो इस तरह का कानून, और इसमें भी जब एमपी सस्पेंड किए जानबूझ के और फिर चोरी चकारी से ये कानून पास किए गए। मैं इन कानूनों को देश के कानून नहीं मानता। ये फॉर्मेलिटी के साथ, जुगाड़ के साथ तो किए, ये चोरी चकारी और जुगाड़ वाले कानून हैं। ये देश के हित में नहीं है। और देश में जिस तरह से बोलने की आज़ादी और जिस तरह से सरकार का अपराध, एमएलए खरीदने में, सरकार गिराने में, इलेक्टोरल बॉन्ड में, इनसे इनकी मानसिकता का पता चलता है किस मानसिकता के लोग हैं। इसलिए इस मानसिकता के लोग किस तरह के कानून बना सकते हैं चोरी चकारी से, क्यों बनाए हैं, इनका टारगेट स्पष्ट है। आस्थावाद और पूंजीवाद को संरक्षण देने के लिए और तानाशाही चलाने के लिए कानून लाए गए हैं। सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर, किस तरह से ये कानून खतरनाक है आम नागरिकों के लिए? क्योंकि बहुत सारे जो आम नागरिक हैं अभी तक वो इस बात को पूरी तरह से जान भी नहीं रहे हैं। हालांकि लगातार हम अपने चैनल पे और भी कई लोग जो है इस पे बात कर रहे हैं। तो एक आम नागरिक को इस कानून से किस प्रकार से परेशानी होगी, जिस प्रकार से पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, पुलिस के अधिकार बढ़ाना एक तरह से ये है कि शासन में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए जो निरंकुश लोग हैं, बेईमान लोग जो हैं, जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, वो आवाज़ें दबाने के लिए उसका मिसयूज करते हैं, जो दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों ने भी किया, ये भी कर रहे हैं। ईडी और ये सब इनकम टैक्स, पीएमएलए, यूएपीए कानून किस लिए लाए थे? वहाँ उग्रवादी और आतंकवादी तो कोई पकड़े नहीं गए। ये आम लोगों पे या उन लोगों पे जो सरकार को चैलेंज करते हैं, जो बोलते हैं देश की जनता की तरफ से, या जो लोग ऐसे लीडर हैं जिनकी फॉलोइंग है, उनको इलेक्शन में आने से रोकने के लिए या उन पर दबाव बना के अपने अंदर शामिल करने के लिए, तो कितना मिसयूज हुआ है। और अब आम आदमी वैसे नहीं बोल पाया। इस देश के किसान भी इतने ताकतवर होते हुए भी दिल्ली नहीं आ पाए। कैसे सड़कें उखाड़ी गई, कैसे किले गाड़ी गई, ऐसी बदमाशी तो हिटलर भी नहीं कर पाया। इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी? देश के लोगों को और समझना चाहिए। ऐसे किसी भी आदमी, किसी भी सत्ता, किसी भी विचार को दफन करना होगा इस देश को, उसका विरोध करना होगा। तो ये कानून अब क्या हो गए हैं, इसमें पुलिस को ज़्यादा पावर है। पुलिस को पावर का मतलब क्या है? पुलिस को पावर का मतलब है जो सत्ता में बैठे हुए, जो सरकार में बैठे हुए लोग, उन्हीं के अंडर में तो पुलिस काम करती है। पुलिस तो मिसयूज होती है और कानून भी मिसयूज होते हैं। फिर नाम पुलिस का होगा, पीछे बैठा हुआ बदमाश जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो मंत्री के रूप में हो सकता है, एमपी के रूप में, एमएलए के भी रूप में हो सकता है, वो अफसर के रूप में भी हो सकता है। वो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए जो उसके रास्ते में रोड अटकाएंगे या उसके बदमाशी को एक्सपोज करेंगे, उन लोगों के लिए यूज होगा। अब तो आम आदमी पहली बात तो बोल ही नहीं पाया। पूरे इलेक्शन में भी इन्होंने धारा 144 लगाई थी, जंतर मंतर पे भी इकट्ठे नहीं होने। इस कानून में एक धारा है कि 90 दिनों तक पुलिस जो है अब आपको हिरासत में रख सकती है। अगर जमानत बीच में हो भी जाती है तो भी फिर वो जो है जुडिशियल कस्टडी के बिना जो है 90 दिनों तक। सर, पहले ये 15 दिनों की थी और अब यह 90 दिन हो गई। तो इससे तो सर आम आदमी कैसे, एक वकील का भी, जो गरीब आदमी है इस देश में, वो कैसे खर्चा उठाएंगे? और भी बहुत सारी बात। बिल्कुल। इसमें एक तरह से मैं इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा देश के लोगों को। ये बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ाने वाली बात है। बंदर के हाथ में जब भी उसर आया है, किसी का मुंह कटा है, बंदर के हाथ में जब भी तलवार आई है, उसने किसी के कहने पे मक्खी हटाने के लिए गर्दन काटी है, कट जाती है, क्योंकि वो उसी तरह से। तो ये मिसयूज होता पुलिस का, तो पुलिस को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। सारा काम इसके पीछे जो बैठे हुए हैं, जो कंट्रोलर हैं, वो लोग करते हैं। वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो लगातार फिर सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता के साथ लूट खसोट जब करते हैं। तो ये सारी की सारी जनता को बिल्कुल नपुंसक बनाने के लिए इन कानूनों में कई प्रोविज़न है और जनता त्राही त्राही मच जाएगी, कोई बोल नहीं पाएगा। अभी देख लो कितने लोग बोले थे, सारा देश साइलेंट था। कुछ लोग सोशल वर्कर एक्टिविस्ट ही बोले थे, उसके बाद थोड़ा लोग बोले हैं। ये जो सीटें आई हैं अपोजिशन की, ये सीटें भी इन अपोजिशन के नेताओं की भाषणबाजी या बोलने से नहीं आई। ये जो माहौल तैयार हुआ था सोशल एक्टिविस्ट की वजह से और ये जागरूकता जो पैदा हुई उसकी वजह से, जब समाज ने खुद खड़ा हुआ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सीएम पीएम हो, इनके मातहत इनका गुलाम नहीं है ये देश। सबसे सुपर पार्लियामेंट, सुपर सुप्रीम कोर्ट,
या सुपर सत्ता अगर किसी के पास है तो वो खुद इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। जब 140 करोड़ के लोग तमाशा देखते हैं, बदमाशी देखते हैं और उनके पास रास्ता कोई नहीं बचता, तब वो धरने जुलूस प्रदर्शन करके अपनी बात बता सकते हैं। मगर वो बताने का रास्ता बंद करने के लिए, ताकि जनता, जागी हुई जनता हमारे तक आ भी ना पाए, वो दूर रहे, उसको डरा के कैसे पिंजरे में बंद किया जाए, ये पिंजरा कानून है। और ये कानून देश के कानून नहीं है, देश की पार्लियामेंट ने पास नहीं किए। देश की पार्लियामेंट से देश के जनप्रतिनिधि भगाए गए, सस्पेंड किए। ये चोरी से पास किए हुए कानून है, इसमें अपराध किया है और 4 आदमी सबसे प्रमुख अपराधी हैं। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 सभापति राज्यसभा का जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये 4 आदमी, 2 मुख्य अपराधी, मुख्य अपराधियों में तो एक मेन अपराधी देश का प्राइम मिनिस्टर, उसको एग्जीक्यूट करने वाले, उनके गलत सोच को, गलत बातों को वो गृह मंत्री, और तीसरा उस सोच में शामिल, षड्यंत्र में शामिल हुए जो अपना कर्जा उतारना चाहते थे, जो इस पोस्ट के काबिल नहीं, उस पोस्ट को उनको बिठा दिया गया, स्पीकर को और सभापति जो उपराष्ट्रपति बनाए हैं। इसलिए तो झुक झुक के सलाम करते हैं, इसलिए तो बहाने बनाते हैं, मैं जाट जाति से, मेरी जाति पे बेइज्जती हो गई। हाँ, ये बहाने बना बना के इन 4 आदमी मुख्य तौर पे बड़े अपराधी हैं। और 5वें अपराधी, इस अपराध में शामिल किया इन्होंने हमारी द्रौपदी मुर्मू को। वो एक मासूम और एक अच्छी लेडी है, मगर उसका भी इन्होंने मिसयूज़ किया, कभी दही और मीठा खा के, कभी ड्रामेबाजी करके। जो आस्थावादी लोग हैं और पूंजीवादी, आस्थावाद पूंजीवाद सगे भाई बहन हैं, इनकी मानसिकता ही है ये, जो भ्रम फैला के वास्तविकता से भागते हैं, समानता से भागते हैं। ये ठगी ठोरी वाले लोग हैं दोनों, आस्थावाद और पूंजीवाद। ये ठग लोगों का टोळ है, और ये टोळ कभी भी बहुजन समाज में भी एकता नहीं होने देता। उसके लिए अखबार चलाता, झूठी खबरें फैलाता, झूठे नैरेटिव फैलाता है, और फिर इनके चंगुल में जो आदमी आ जाता है, उन अलग अलग जातियों से आदमी पकड़े जाते हैं और उनको तिलक लगा लगा के, यानी उसका ये हो गया, अब ये पूरी तरह नपुंसक हो गए हैं। जैसे राजा अपने रखाल और रानियों की सुरक्षा कराने के लिए थे, इसी तरह से समाज के कुछ लोगों को इसी तरह से पकड़ते हैं, उनको समाज को दिखाते हैं, भाई देखो तुम्हारा भी नेता हमारी पार्टी में है, हमारे साथ उसमें, ना उनकी चलती ना वो बोल सकते। और ये कानून तो देश के कानून है ही नहीं, देश को नकार रहा है इनको। पुलिस कस्टडी में मौतें लगातार होती है, और पिछला आंकड़ा भी है कि 4000, और यूपी में भी और पूरे केंद्र सरकार में भी। उस पर क्या कहेंगे? और अब जो है हिरासत, पुलिस हिरासत 90 दिनों तक रहेगी बिना मजिस्ट्रेट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही तब शुरुआत में। पुलिस में जितनी भी हत्याएं होती हैं, ज़्यादातर उनके पीछे पॉलिटिकल बॉस होते हैं जो हत्याएं करवाते हैं, और वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो अपने खिलाफ आवाज़ को पसंद नहीं करते, उनको मरवाते हैं। जब वो मरवाते हैं तो कुछ लोगों को पुलिस खुद मार देती है, क्योंकि उनको खून मुँह लगा होता है। जब नेता लोगों को मरवाते हैं पुलिस को कह के, तो कुछ वो भी अपना काम कर लेते हैं, कुछ वो भी ऐसा काम कर देते हैं। इसलिए जिस देश में पुलिस कस्टडी में इतने लोग मारे जाएं, वहाँ पुलिस को पावर देना, इसका मतलब बदमाशी और बढ़ाना है देश के अंदर। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा है, ममता बनर्जी ने लिखा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब हैं, उन्होंने लिखा है, और भाषा के स्तर को भी लेकर कि जो हिंदी में कर दिया गया है तो काफ़ी परेशानियाँ। आप खुद वकील हैं, तो आप लोग सब सारी बातें जान रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ आएंगी? मेजॉरिटी एडवोकेट्स इस कानूनों के खिलाफ हैं। पूरे देश में आंदोलन होंगे और ये कानून उसी तरह वापस होंगे। इस देश की नई पार्लियामेंट जिसमें सब लोग शामिल हों, डिबेट में हिस्सा ले, तब जाके दोबारा नए कानून बना सकते हैं और बनेंगे। लाखों करोड़ों घंटे बर्बाद करेंगे, देश को इन्होंने उलझा दिया खामखा। इसलिए नई धाराएं वही समान, पुरानी शराब उसको और जहरीली बना के नई बोतल में डाल दिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे। अब उसके अंदर एक वही धाराएं, कितने लोग पुराने वकील, नए वकील, लॉ स्टूडेंट, लॉ प्रोफेसर, जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उलझे रहेंगे, सालों तक उलझे रहेंगे। और जो कानून सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है, देश में कोई भी कानून बनाए वो पूरा भागीदारी के साथ, डिबेट डिस्कशन के साथ बनाए, ताकि हमें ज़्यादा फिर उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़े, लोगों को परेशानी ना हो और लोग फिर यहाँ दौड़े चले आते हैं। इसीलिए तो जनप्रतिनिधि जनता की बात समझते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, समाज का वो एक तरह से प्रतिबिंब होते हैं। वो लोग जब डिस्कशन डिबेट करते हैं कोई काम को, वो अच्छा काम होता है। मगर यहाँ मुझे ये लग रहा, जो पार्लियामेंट के मेंबरों ने हाथ खड़े करके भी किया है, बीजेपी या उनके लोगों ने, वो उनको भी कुछ नहीं पता, वो भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। उनको और उनके बच्चों को भी और उनके समाजों को इसमें भुगतना होगा। और वो सारे तो हाथ खड़े मारे थे, वही
मदारी के बंदर की तरह, उन्होंने इससे ज़्यादा कोई बड़ा रोल नहीं किया। इसलिए पार्लियामेंट दोषी है, पार्लियामेंट ने असंवैधानिक काम किया है और उसमें उनको, उनका मुखिया जो स्पीकर और सभापति हैं, इन्होंने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की। ये गद्दार लोग हैं। क्या भारत एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है बलराज मलिक साहब? जी जी, भारत तो पुलिस स्टेट हो ही गया। पुलिस स्टेट का मतलब हर एक आदमी को जब डर लगे कि कभी भी पुलिस पकड़ सकती है, कभी किसी के पास पुलिस आ सकती है, और चोरी चकारी से इवन ये सरकार और भी करती रही है। और ये सरकार भी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इस देश की, रॉ या चाहे बेशक सीबीआई हो चाहे आईबी हो, इनका ये काम था देश में और दुनिया के अंदर भाईचारे की स्थापना करना। जो भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं उन चीज़ों का पता लगाना और भाईचारे को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे लोग इनका मिसयूज़ करते हैं। गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इन एजेंसीज़ का, इनका बारे में, इनका बजट और ये क्या करते हैं पूरे साल में, वो भी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये गद्दारी है देश के साथ। ऐसा कानून तो ये बनाना चाहिए था, इंटेलिजेंस एजेंसी देश की जो काम करती है और कितना पैसा दिया गया, वो बजट भी पार्लियामेंट नहीं पास करती। उस बजट का पार्लियामेंट को पूछने का हक भी नहीं, उसका कैग वैग को, इनको ऑडिट का भी कोई हक नहीं। ये सारी ठगी ठोरी देश के साथ चल रही है और उन्हीं का मिसयूज करते हैं। वो लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं और सरकार को, जिसको कहते हैं, उस मंत्री को पकड़ लो, उसका इलीगल तरीके से फ़ोन टेप कर लो, उसका ये कागज़ ले आओ, उस जज का ये पता कर लो। इसलिए जुडिशरी हो चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी हो, इवन अपोजिशन भी कितनी डर गई थी। इसीलिए पुलिस स्टेट है। राइट टू एक्सप्रेशन हो या मानवाधिकार आयोग को भी डीएफिलिएट कर दिया इस देश। क्या वकीलों ने किसी भी स्तर पे इस कानून को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? वकीलों के संगठन, पूरे देश के एडवोकेट्स, पूरे देश की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इस काम में लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अदरवाइज बार काउंसिल के चेयरमैन को चिट्ठी नहीं निकालनी पड़ती या कहना नहीं पड़ता कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन स्ट्राइक से दूर रहे, हमारी बात सरकार से चल रही है। इसका मतलब ये तो उन्होंने मान लिया है कि गड़बड़ है काफ़ी इसमें। बिल्कुल। इसलिए जो नाम हिंदी में रखा गया, हम इसका पूरा, मैं पर्सनली भी विरोध करता हूं। हम इस नॉनसेंस कदम का पूरा विरोध करते हैं। ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ कदम है। हम थोप नहीं सकते किसी पे। नाम है वो पुराने नाम भी रहते, नए भी कर लेते अमेंडमेंट करके, हिंदी के भी नाम रख लो, क्या दिक्कत है। मगर देश को इस तरह से डंडे के उस पर चलाना, जिस तरह वो सेंगोल रखा है उस बाहर निकालना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा डंडे को, और वो टूटेगा और देश के पार्लियामेंट का भी दोबारा मुहूर्त होगा और राष्ट्रपति करेगा ये आने वाले समय में। तो आपने सुना बलराज मलिक साहब को कि भारतीय न्याय संहिता नए कानून बनने वाले हैं। उसको लेके खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है सभी वकीलों से कहा है कि स्ट्राइक से दूर रहें। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वकील भी जो है इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। ये कानून इंडियन पिनल कोड या भारतीय न्याय संहिता नहीं है। ये भारतीय वो RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संहिता है, या इसको मनु संहिता बोल लो। इसके अंदर मानसिकता वही है कि लोगों को दंड देना और अपनी मर्जी से देना और लोगों को बिल्कुल एक तरह से मजदूर बना के रखना, नौकर बना के रखना, या उसी वर्ण मानसिकता से कि चंद लोग ही होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, चंद लोग ही होते हैं जिनके हाथों में लकीर होती पैसे की, बाकी सब बोगस होते हैं और वो तो वैसे सेवा के लिए बने हैं। तो ये मानसिकता है इन कानूनों की। ये भारतीय न्याय संहिता नहीं है, ये भारतीय मनु संहिता है, ये भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संहिता है। ये कानून देश के लोगों से पूछ के नहीं बनाए, ये कानून RSS के इशारे पे बने हैं। तो आपने सुना बलराज मलिक साहब को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि ये RSS के कानून है, ये भारतीय मनु संहिता है और जो है ये कानून बिल्कुल जो है असंवैधानिक हैं। तो क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।